हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अपनी इंडियन ऑथर की सीरीज़ में हम निज़ी मैजिकल कर रहे हैं और इसके ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। पहली वीडियो में हमने इनकी बायोग्राफी, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अवार्ड, अचीवमेंट्स और जो भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क रहा है या फिर सारे ही वर्क कह लो, हमने उन सब में डिस्कस किया है। लास्ट वीडियो में हमने इनका जो इम्पोर्टेंट पोइट्री कलेक्शंस थे और उनके अंदर कौन सी पोएम्स थी ये डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम इनके कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स डिस्कस करेंगे जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और आपके जो भी सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम जो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन मानी जाती है निजी मैजिकल की। क्वेश्चंस जो है 90% चांसेस होते हैं कि इस पोएम से बनेंगे ही। तो चलिए इस पोएम को हम शुरू करते हैं। तो ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये पब्लिश हुई थी द एग्जैक्ट नेम के अंदर। इनका पोइट्री कलेक्शन था, हमने डिस्कस किया था, जो कि 1965 में आया था। तो उसके अंदर ये पोएम पब्लिश हुई थी। नरेटिव पोएम है ये। तो इस पोएम को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इस पोएम में इन्होंने रूरल इंडियन विलेज को दिखाया गया है, वहाँ के लोगों को दिखाया गया है कि एक गांव कैसा होता है, इंडिया का गांव कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनकी मान्यताएं क्या होती है, वो लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, ये सब देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उनका जो सुपरस्टिशियस नेचर होता है वो सब जो है इसमें पोएम में जिक्र करते हुए हमें पोएट नज़र आए हैं कि जो एक आउटलुक होता है लाइफ के प्रति वहाँ के लोगों का कैसा होता है पोएट के टाइम पे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने से पहले ना एक बारी मैं आप लोगों से समरी डिस्कस कर लेती हूँ। तो होता क्या है कि बैकग्राउंड दिखाया गया है, रात का समय है, एक बिच्छू होता है, स्कॉर्पियन होता है, वो जो पोएट है उनकी मदर को बाइट कर लेता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि सारे गांव के लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो इकट्ठा होकर के ना वो स्कॉर्पियन, वो जो बिच्छू होता है, उसको ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उसने तो बाइट कर लिया, वो तो चला गया, लेकिन ये इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि ऐसा इनका मानना मानना होता है, लोगों की मान्यता होती है या फिर हम अंधविश्वास कह लें कि जैसे जैसे वो जो स्कॉर्पियन है, वो बिच्छू है, वो मूव करेगा ना, वैसे जहर जो है, जो पॉइजन है बिच्छू का, वो मदर के ब्लड में मूव करेगा। तो यहाँ पे हमें इनका सुपरस्टिशियस नेचर देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये ओवरऑल एक समरी होती है पोएम की। चलिए अब कुछ फैक्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पोएम के वो डिस्कस करते हैं। तो ये एक नरेटिव पोएम है, फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। स्कॉर्पियन जो है वो मदर को बाइट करता है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है और हम जो है नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं या फिर कई बार हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको याद रखना है स्कॉर्पियन बाइट्स द मदर, people search for the scorpion but fails to find it. Poem shows concern and unity of village. People they believe that when scorpion moves, its poison will also move in the mother's blood. तो होता क्या है कि लोग जो है वो ढूंढने निकल पड़ते हैं बिच्छू को, लेकिन अनेबल होते हैं, नहीं मिल पाता है उनको वो। तो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि जो गांव के लोग होते हैं उनकी मान्यता तो एक तो वो अंधविश्वास वाले हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है या फिर जब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है सीरियस, तो हमें एक यूनिटी देखने को मिलती है वहाँ के लोगों में कि वो पूरे लोग एक साथ होकर के समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसी पोएम में ना हमें 2 डिफरेंट साइड्स देखने को मिलती है। एक तरफ तो लोगों का अंधविश्वास देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन मूव करेगा वैसे वैसे जहर फैलेगा, तो बचाने का तरीका यही है कि बिच्छू को पकड़ लिया जाए। लेकिन दूसरी साइड जो है हमें पोएट के फादर दिखते हैं। जो फादर होते हैं बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वो साइंटिफिक वेज में ज़्यादा बिलीव करते हैं, रैशनैलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को सेव करने के लिए पाउडर यूज़ करते हैं, हर्ब यूज़ करते हैं, कुछ पाउडर मिक्स हर्ब वगैरह जो होता है वो सब यूज़ करते हैं अपनी वाइफ को बचाने के लिए। और वो सुपरस्टिशियस नहीं होते हैं लोगों की तरह, वो अंधविश्वास में मान्यता नहीं रखते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जो मदर होती है ना, वो 20 आवर्स तक सफ़र कर रही होती है, पेन में होती है, उनके बॉडी में पॉइजन जो है वो असर दिखाने लग जाता है। इतने पेन और सफ़र के बाद भी जो है मदर जो है वो हैप्पी फील कर रही होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो देखने को मिलता है हमें अपनी सोसाइटी में ये दिखता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक मदर क्या चाहती है, वो चाहती है कि जो प्रॉब्लम आए, जो भी दिक्कतें का सामना करना पड़े, वो मुझे करना पड़े, मेरे बच्चों को ना करना पड़े। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे पोएट ने दिखाई है कि इतना पेन और इतने सफ़र करने के बाद भी जो मदर है वो क्या है, वो खुश है कि
बिच्छू ने, जो स्कॉर्पियन है, उसके बच्चों को नहीं काटा, उसको काट लिया। इसके लिए कोट देख लेते हैं हम, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमें एक मदरली लव दिखेगा, अफेक्शन दिखेगा। साथ ही साथ पोएम में ना रेन का यूज़ हुआ है, तो रेन जो है वो हमें होप और रीजनरेशन दिखाता है, तो रेन का सिंबल यूज़ हुआ है हम यहाँ पे इस पोएम में। ये मैंने स्टार मार्क करके लिखा है, वैसे तो यही बातें हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस करी हैं, बट क्योंकि ये एग्जैक्ट चीज़ एग्ज़ाम में आई थी इसलिए मैंने स्टार मार्क करके फिर से लिख लिया है। तो स्पीकर्स फादर हु वाज स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट tried to save his wife by using powder, mixture, herbs, hybrid and even by pouring a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it। तो ये सारी चीज़ें वो जो है वो साइंटिफिक वेज जो होते हैं जहर उतारने के, वो ये सब कर रहे होते हैं। और जो गांव वाले क्या कर रहे होते हैं, वो बिच्छू पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फादर जो है वो साइंटिफिक अप्रोच में ज़्यादा विश्वास मान करते हैं। और क्योंकि जब बिच्छू काटता है ना, तो गांव वाले लोग ये भी कह रहे होते हैं कि ये पिछले जन्मों का कर्म है, कि जब हम पिछले जन्म में जो कर्म करते हैं वो हमें इस जन्म में देखने को मिलता है। तो ये सब गॉसिप कर रहे होते हैं, लेकिन यही जो फादर होते हैं ये हट के सबसे सामने आते हैं, वो ये कर्मा वाली थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं, प्रीवियस बर्थ वगैरह वाली थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये जो था ओवरऑल एक व्यू था इस पोएम के ऊपर। जहाँ तक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हमने इसमें कवर कर ली हैं। अब क्योंकि ये पोएम इम्पॉर्टेंट है तो इसको लाइन बाय लाइन एक बार आप देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। मैं आपको ये पोएम दिखा दे रही हूँ, आप पढ़ लेना इसको। इसको समझना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमारे इंडियन पोएट हैं और क्योंकि हम चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे तो ईजिली समझ जाएंगे। तो ये यहाँ तक है, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पोएम है इनकी एंटरप्राइज। ये पब्लिश हुई थी द अनफिनिश्ड मैन, जो इनका पोइट्री कलेक्शन था 1960 में आया था, उसके अंदर। ये एक शॉर्ट लिरिक पोएम है जिसके अंदर 6 स्टैंजा है, 5 लाइन है ईच स्टैंजा। तो ये जो पोएम है ये जानी जाती है क्लैरिटी के लिए, अपनी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, इकोनॉमी एंड सजेस्टिवनेस के लिए जानी जाती है ये। इस पोएम को कन्फेशनल मोड में लिखा गया है, ठीक है। इज़िकियल क्या करते हैं इस पोएम में ना, अपनी खुद की जो फीलिंग होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एक जो फ्रस्ट्रेशन होता है लॉस एंड डेप्रिवेशन का, वो सब इसमें पोएम में डिस्कस करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है। इसमें जो है ये भी देखने को मिलता है कि पोएट ये दिखाते हैं कि जब हमारा एंड टाइम चल रहा होता है, जो हमारी लाइफ का, हमारी उम्र का आखिरी पड़ाव होता है ना, उस पड़ाव में आकर के इंसान कितना लाचार और बेबस हो जाता है। तो वो जो सिचुएशन होती है वो रियलिटी है लाइफ की, तो हम कुछ भी कर ले हम उस रियलिटी से एस्केप नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। ये डिस्कस किया है इस पोएम के अंदर। मेन जो चीज़ें हैं ना, आपको ये याद रखनी है कि कौन सी पोएम जो है किस पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, और जो एक आधी पोइट्री में जो अभी करा रही हूँ उसका थोड़ा सा आपको थीम पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी बैकग्राउंड कैजुअली, जो कि पब्लिश हुई थी हिम इन डार्कनेस, जो इनका पोइट्री कलेक्शन आया था 1976 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा हमें ऑटोबायोग्राफिकल टच देखने को मिलता है, और ये भी जो है कन्फेशनल मोड में ही लिखी गई है। ये लॉन्ग पोएम है 3 सेक्शंस में। ईच सेक्शन हैज़ 5 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइन्स ईच। अब क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल है तो इसमें जो उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं ना थोड़े बहुत, वो देखने को मिलता है। तो इस पोएम में हमें उनके फेलियर्स और अचीवमेंट्स दोनों देखने को मिलेंगे। उनका जो प्यार है इंडिया के प्रति और बॉम्बे के प्रति, क्योंकि वो बॉम्बे से थे, वो देखने को मिलेगा। अब क्योंकि हमने उनकी बायोग्राफी में डिस्कस किया था ना कि ये जीव थे, तो क्योंकि ये जीव थे तो जो क्रिश्चियन बॉयज़ होते हैं वो इनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी ट्रोल करते रहते हैं। और जो हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट्स भी होते हैं जो स्कूल में, वो भी इनके प्रति अनकाइंड होते हैं, क्रूएल बिहेव करते हैं, ये सब देखने को मिलता है। तो जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, लोनलीनेस वगैरह, एलियनेशन, वो सब जो है हमें इनकी पोइट्री में यहाँ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने कमला दास करते वक्त कहा था ना कि इनका अगर क्वेश्चन बनता है कि इनकी बेसिक थीम क्या रही है तो लव आएगा, वैसे ही अगर क्वेश्चन बनता है कि निज़ी मैजिकल की पोइट्री की थीम क्या रही है तो हम जो है एलियनेशन पे टच करेंगे, मार्क करेंगे। एलियनेशन ही सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सफ़र कर रहे होते हैं, ज़्यादातर ये एलियनेशन पे ही लिखते हैं। तो इसमें इन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि वो हायर स्टडीज़ के लिए 22 की एज में लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ स्टेटमेंट यूज़ होती है, कई बार एग्जाम में आया है कि ही हैज़ टू लिव इन द बेसमेंट रूम विद फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री। ठीक है, तो लंदन ये 2 साल के लिए रहते हैं, वहाँ पे बहुत अकेला फील करते हैं। लेकिन जब ये इंडिया में आते हैं तब भी इनको डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि यहाँ के लोग, जैसे मैंने बताया कि इनके साथ जो है वो काइंड बिहेव नहीं करते हैं।
इनकी शादी वादी भी हमने डिस्कस करी थी बायोग्राफी में। तो लेकिन ये अब उस पर भी रिग्रेट कर रहे होते हैं। इनका मानना होता है कि मैरिज इज़ द वर्स्ट मिस्टेक इन हिज लाइफ। He dreams of words, words cannot betray. Indian reality is the breath of this poem। यहाँ पे इंडियन रियलिटी दिखाई गई है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कोट देख लेते हैं हम। द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आइज, आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो ये तो थी इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स। इनके प्लेस भी एक बारी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। तो इनका पहला प्ले जो था वो था नलिनी, जो कि कॉमेडी है, 3 एक्ट्स में लिखा गया है। एम्बिशियस प्ले है ये इनका और लेंथी प्ले है। ये एक सोशल सेटायर है, जो उस वक्त इंडिया में एक आर्ट की सिचुएशन होती है, आर्ट को जिस तरीके से देखा जाता है उसके ऊपर एक सोशल सेटायर है। तो एक कॉमेडी है जहाँ पे एक नलिनी जो है वो प्रोटैगनिस्ट है हमारी, हम कह सकते हैं वो पेंटर होती हैं बाय प्रोफेशन। और जो उनके 2 एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका नाम है राज एंड भरत। तो वो दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं, पब्लिसिटी एग्जीबिशन वगैरह का काम करते हैं नलिनी के। तो वो इसलिए भी हेल्प करते हैं और काम करते हैं ताकि वो उसको यूज़ कर सकें, उसके पास आ सकें, उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये बेसिक ओवरऑल थीम होता है प्ले नलिनी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले है इनका द मैरिज पोएम। ये 1 एक्ट ट्रेजिक कॉमेडी है। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है ये तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऐसा प्ले जिसकी शुरुआत में हमें लगे कि ये ट्रेजिडी है बट उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाए। तो ये ट्रेजिक कॉमेडी है, लेकिन ज़्यादातर ये कॉमेडी ही मानी जाती है। इसमें क्या दिखाया गया है, इट डिपिक्ट्स द लाइट एंड शेड दैट कॉम्प्राइज द सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज। ठीक है, नरेश यहाँ पे जो है वो हीरो देखने को मिलता है हमें, हीरो ऑफ द प्ले। वो क्या सोचता है कि जो मैरिज जो है अगर जल्दी में करी जाती है, जल्दबाजी में जो शादियाँ की जाती हैं वो रिग्रेट ही देती हैं बाद में, कि हम बाद में रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं। बस यही है इसका बेसिक थीम। इसी के साथ जो है हमारा ये निजी म्यूजिकल के ऊपर वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मुल्क राज आनंद करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।